तो प्यारे बच्चों, अब नंबर आ गया है क्वांटम नंबर्स का। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है और एटम की बहुत ही गहराई तक हम घुसने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में या इलेक्ट्रॉन का ये कहिए पूरी की पूरी जन्म कुंडली तैयार करने में जो टॉपिक सबसे ज्यादा यूजफुल है वो है क्वांटम नंबर। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि अगर हमें ये कहा जाए कि किसी बंदे के बारे में हमें पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे कोई जासूस लगा देते हैं। अब वो जासूस को हमने उसकी फोटो दिखा दी, अब वो जाएगा, वो हमें बताएगा कि वो बंदा कहाँ रहता है, कौन सा उसका मकान नंबर है, गली नंबर है, सोसाइटी नंबर है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, कौन से स्कूल में है। यानी उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कौन कौन उसके फ्रेंड्स हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो जासूस हमें लाके देगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की जो जासूसी करने का काम करते हैं वो एक क्वांटम नंबर करते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन का पूरा एक आधार कार्ड बना देते हैं। जैसे हमारे इंडिया में हर बंदे का एक आधार कार्ड होता है, वो एक यूनिक आइडेंटिटी है। इसी तरह एक एटम के अंदर अगर 50 इलेक्ट्रॉन है तो हर 50 इलेक्ट्रॉन अलग हैं, लेकिन उनको अलग कौन बनाएगा? ये ये है इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड तैयार करने वाला कॉन्सेप्ट, क्वांटम नंबर। समझते हैं इसको। देखो, क्वांटम नंबर एन एल एम, बाद में एक और ऐड हुआ स्पिन क्वांटम नंबर। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर। एम फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एस फॉर स्पिन। देखिए, इनमें से ये जो स्टार्टिंग के 3 क्वांटम नंबर हैं, इनको जनरेट किया गया फ्रॉम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से, और एस जो स्पिन है वो बाद में ऐड किया गया। तो हम एक एक करके बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, आखिर बताएंगे हमें क्या क्या। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है एन, और एन बोलते ही हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है, एक रिफ्लेक्ट होती है, वो है शेल, वो है एनर्जी लेवल। तो देखो, शेल का मतलब, एन का मतलब हो गया बेसिकली शेल, यानी एन की वैल्यू शेल को रिप्रेजेंट करेंगी। लाइक एन इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी कि के शेल, एल एम एन ओ पी के ओ आर एस टी, इस टाइप से। तो एन की वैल्यू एक शेल को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, एन की वैल्यू एनर्जी लेवल को भी रिप्रेजेंट करती है। शेल का मतलब एनर्जी लेवल था, जिसकी वैल्यू हमने 3.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6, हाइड्रोजन के सेकंड शेल की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड शेल की एनर्जी हाइड्रोजन में -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जी, एन की वैल्यू हमें ये भी बताएगी कि इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल, फोर्थ शेल या फिफ्थ शेल, किसी भी शेल में अगर घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई। ये कौन सी नई बात है? ये तो हमें बोर अंकल ने बता दी थी। जी हाँ, बोर ने जितनी भी बातें अपनी बताई थी वो सारी की सारी बातें शेल लेवल पर ही बताई थी, एनर्जी लेवल पर बताई थी। तो एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर हो सकता है, ये बात भी हमें शेल से ही पता चलती है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी शेल में कितनी हो सकती है, Z/n, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी हमें n से ही पता चलता है, शेल से। एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी हमें 2n² यानी कि इसी से पता चलेगा। जैसे कि अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता जाऊं तो मुझे पता चलेगा कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में n को आप 2 वैल्यू दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 8,
यानी सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32। तो 2, 8, 18, 32, 50, these are the number of electron, these are the maximum number of electron that can be filled in first, second, third, fourth and fifth shell. These are known as magic numbers. इन्हें मैजिक नंबर्स कहा जाएगा। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, जो सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है, वो इलेक्ट्रॉन की हमें बहुत अच्छी अच्छी डिस्क्रिप्शन दे रहा है। हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पर है, कौन से शेल में है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, और उस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ये सारी की सारी बातें हमें पहला क्वांटम नंबर बताता है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो काफी इंफॉर्मेशन मिल गई। लेकिन हाँ, एक बात और है, ये हमें साइज भी बताता है, साइज ऑफ शेल। जितनी बड़ी एन की वैल्यू होती है उतना ही बड़ा उसका साइज भी होता है। यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन शेल से रिलेटेड थी वो तो सारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं बताऊंगा। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाई साहब से मुलाकात कर लेते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स। अरे यार, सेकेंडरी की तो स्पेलिंग ही बेकार हो गई। सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एल से। देखो, शेल का मतलब होता है एनर्जी लेवल। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात पूछूं कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप मुझे बता देंगे कि यस, 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सेकंड शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबकी एनर्जी क्या सेम लेवल पर है? क्या जो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है दे ऑल आर ऑन द सेम एनर्जी लेवल? इसी तरह थर्ड शेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या उन 18 इलेक्ट्रॉन्स का सेम एनर्जी लेवल है? चौथे शेल में जो 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्या उन सभी का सेम एनर्जी लेवल है? बोर ने कहा हाँ। बोर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा हाँ। बोलो क्या कर लोगे? लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती गई, वैसे वैसे हमें पता चला कि एनर्जी लेवल के अंदर भी एनर्जी लेवल होते हैं, जिन्हें प्यार से हम सब एनर्जी लेवल कहते हैं। जैसे शेल को हम सब शेल कहते हैं, तो एनर्जी लेवल को हम सब एनर्जी लेवल कहेंगे। नहीं समझ में आई बात? आएगी अभी। देखिए, चलो ये तो मैंने मान लेते हैं कि चलो एक शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं एंड इट माइट बी पॉसिबल दैट दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, लेकिन उनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मींस अगर ये सेकंड शेल है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन का ये एनर्जी लेवल है तो कुछ इलेक्ट्रॉन का ये एनर्जी लेवल होगा। डिफरेंस बहुत कम है और बोर इस डिफरेंस को देख नहीं पाया क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी कि इस डिफरेंस को भी मेजर किया जाता। तो बोर को ये दो एनर्जी लेवल ना दिख के उसको वो एक ही एनर्जी लेवल दिखा। तो यहां पर कहा गया कि सब एनर्जी लेवल होंगे, लेकिन कितने? कोई रूल और रेगुलेशन तो होगा ना कि ये जुर्म किया है तो ये सजा होगी। ऐसे थोड़ी है कि जुर्म में आया इसके हाथ काट दो, इसके 100 करोड़ की सजा दे दो, ऐसा नहीं होगा। कि किसी भी शेल में कितने सब शेल होंगे ये डिपेंड करेगा वो शेल कौन है। एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n-1 तक होगी। n-1 तक होगी। नहीं समझ में आया? चलिए आएगा। देखिए, मान लीजिए मैं पहले शेल की बात कर रहा हूं, तो पहले शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3 करते हैं n-1। अगर n ही 1 है तो n-1 यानी उसमें एक ही सब शेल होगा जिसकी वैल्यू है 0। इसी तरह से अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं तो सेकंड शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं? 0 से स्टार्ट करके 2-1, 2-1 यानी 1 तक, 0 और 1। थर्ड शेल की अगर हम बात करेंगे तो कितने सब शेल होंगे? 0 से लेके 3-1 यानी 2, 0, 1, 2। अगर मैं फोर्थ शेल की बात करूं तो चौथे शेल में 0 से लेके 4-1 यानी 3 तक एक सब शेल, दूसरा, तीसरा, मतलब
जीरो को इंक्लूड कर ले तो यहाँ पे टोटल 4 सबशेल हो गए, 3 सबशेल हो गए, 2 सबशेल हो गए, 1 सबशेल हो गया। तो हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर इन फिफ्थ शेल? तो 0 1 2 3 4, यानी 5 माइनस 1 तक। चलो ये बातें क्लियर हो रही है। लेकिन एक बात आप खुद ही सोचिएगा कि जीरो जो सबशेल है वो सभी शेल्स के अंदर आता है, लेकिन जो 1 सबशेल है वो सेकंड से स्टार्ट हुआ, 2 सबशेल जो है वो थर्ड शेल से स्टार्ट हो रहा है, और 3 सबशेल हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो L इक्वल टू 0 को हम कहते हैं S सबशेल, 1 को हम कहेंगे P, 2 को कहते हैं D, 3 को कहते हैं F, 4 को कहते हैं G, 5 को H, फिर I J K L M N O, इस तरह से चलता है। बट हमें G के आगे हमारी जरूरत पड़ती नहीं है। देखो अब इसको जरा गौर से समझिए, L इक्वल टू 0 तो सभी में आ रहा है, यानी कि S सबशेल तो हर जगह है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये S जो सबशेल है वो तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन कौन से शेल का है, जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी मजा नहीं आएगा। जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी मजा नहीं आएगा। भाई S सबशेल तो है, लेकिन कौन से शेल का? फर्स्ट, तो हम इसको कहेंगे 1s, हम इसको कहेंगे 1s। इसको यहां जो L इक्वल टू 0 है वो S तो है, लेकिन कौन से शेल का? 2s, ये हो जाएगा 3s, 4s, 5s। सेम वे L1, L इक्वल टू 1 मतलब P सबशेल है, लेकिन कौन से शेल में है ये P? सेकंड शेल में है ये P। इसको हटा देता हूं ताकि मैं इसको ऐसे डिमार्केट कर सकूं। इसी तरह से L इक्वल टू 1 का मतलब होता है P, लेकिन कौन से शेल का P? थर्ड शेल का। L इक्वल टू 2 मीन्स D, कौन से शेल में है ये D? थर्ड शेल से स्टार्ट हुआ था। L इक्वल टू 1 मीन्स P, लेकिन कौन से शेल में? 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 5G। यानी कि अपने को एक बात समझ में आ गई, जितने नंबर का शेल है उसमें उतने ही सब शेल हैं। देखो ऐसा होता है ना, जैसे एक होती है मेन रोड, मेन रोड बहुत लंबी है, तो जितनी लंबी मेन रोड होगी उसके साथ में लेफ्ट और राइट में उतनी ही ज्यादा गलियां होती चली जाएगी। जितनी बड़ी रोड होगी उसके साथ में उतनी ही गलियां होंगी, गलियों के अंदर मकान होंगे, मकान के अंदर बंदे होंगे, यानी शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर बाद में हम डुबकी लगाएंगे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए जितने नंबर का शेल उसमें उतने ही सबशेल, पहला शेल एक सबशेल, दूसरा शेल 2 सबशेल, तीसरा शेल 3 सबशेल, चौथा शेल 4 सबशेल, पांचवा शेल 5 सबशेल। तो मतलब साफ हो गया कि जितने नंबर का शेल होगा उसमें उतने ही सबशेल्स होंगे, जितने नंबर का शेल होगा उसमें उतने ही सबशेल होंगे। मींस नंबर ऑफ सबशेल in nth shell इक्वल टू n। अब जैसे क्वेश्चन आता है कैलकुलेट नंबर ऑफ सब शेल्स इन सिक्स्थ शेल। तो अगर n हमारा 6 है तो l की पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 4 5, l की वैल्यू कहां तक होती है? n माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 5 तक जाएगी। तो ऑल दीज आर सब शेल्स। L इक्वल टू 0 S होता है, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D, 3 का मतलब F, G, H, and all these subshells belong to shell number 6। अब देखिए जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि किसी शेल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम हो। अब जैसे सिक्स्थ शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट सिक्स्थ शेल कैन एकोमोडेट इज 72, लेकिन क्या मैं अगर ये पूछूं कि उन सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर होगी? नहीं। एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, क्या सबका आईक्यू एक जैसा है क्या? ना, है तो सारे एक ही क्लास में, लेकिन टीचर की नजरों में बच्चों के अलग अलग लेवल बने हुए हैं। इसी तरह से यहां पर भी सिक्स्थ शेल में 6 एनर्जी लेवल बने हैं, यहाँ थोड़ी एनर्जी कम, यहाँ थोड़ी सी ज्यादा, यहाँ थोड़ी और थोड़ी और, थोड़ा 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 डिफरेंस बना हुआ है। बोर इस डिफरेंस को नहीं देख पाया था क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत बहुत कम था,
तो उस समय जो माइक्रोस्कोप अवेलेबल थे वो इतने एडवांस नहीं थे कि वो दो डिफरेंट वेवलेंथ में अगर बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है तो उनको दो कंसीडर करें, वो एक ही कंसीडर करके चला। बट कोई बात नहीं, बोर के 10 खून माफ। चलिए, ये बात हो गई सब शेल्स की, कि किसी एक शेल में कितने सब शेल होंगे या किसी एक एनर्जी लेवल में कितने सब एनर्जी लेवल होंगे। शेल का मतलब एनर्जी लेवल, तो सब शेल का मतलब सब एनर्जी लेवल। शेल के अंदर जो शेल बने हुए हैं दे आर नोन एज सब शेल्स। तो चलो ठीक है यार, ये तो हमें पता चल गया कि सब शेल है, लेकिन किस सब शेल की एनर्जी कम होगी, किस सब शेल की एनर्जी ज्यादा होगी? नो प्रॉब्लम। जहां भी प्रॉब्लम होती है वहीं सॉल्यूशन होता है। दिस इज कॉल्ड N+L रूल, जिसको प्यार से हम कहते हैं बोहर-बरी रूल। क्या करेगा ये बोहर-बरी रूल? बोहर-बरी रूल हमें ये बताएगा कि विच सबशेल इज एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी एंड विच सबशेल एसोसिएटेड विद लो एनर्जी। तो जहां पर N+L की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी उस सबशेल की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। हायर द वैल्यू, higher the value of N+L, higher be the energy of subshell, higher be the energy of subshell। जिस सबशेल में N+L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसे कैसे मान लें? तो ये लो भाई 4s3d, इसमें N है 4 क्योंकि ये चौथे शेल का है, और S के लिए L हो गया 0 तो N+L 4 हो गया है। N है ये थर्ड शेल का है, N बताता है शेल और L बताता है सब शेल। ये जो नंबर होते हैं 1 2 3 न्यूमरल वैल्यू जो है ये तो शेल को रिप्रेजेंट कर रही है। जो अल्फाबेट है SPDFGH ये सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो D के लिए L होता है 2, तो यहाँ N+L आ गया 5। तो जिसमें N+L ज्यादा होगा दैट सब शेल हैज हायर एनर्जी, दैट सब शेल हैज हायर एनर्जी। अच्छा जी, चलो ऐसे बताते हैं। मैं आपको 4p और 5d और 6s दे देता हूं और पूछता हूं कि भाई इन तीनों में से किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज्यादा। तो N+L लगाते हैं। N हो गया 4, L हो गया 1, तो N+L हो गया 5, N+L 5। इसमें N हो गया 5, L हो गया 2, तो N+L इज 7। N हो गया 6, L हो गया 0, तो N+L 6। तो सबसे कम एनर्जी है 4p, उससे ज्यादा एनर्जी है 6s, सबसे ज्यादा एनर्जी इन तीनों में है 5d की। तो इसका मतलब साफ है, हायर द वैल्यू ऑफ N+L हायर बी द एनर्जी ऑफ द सबशेल। बट अगर दो सबशेल की या तीन सबशेल का N+L वैल्यू सेम आ जाए तो फिर किसकी एनर्जी कम और ज्यादा होगी? घबराना नहीं है। इफ डिफरेंट सबशेल्स, इफ डिफरेंट subshells have same N+L, then the subshell having higher N have higher energy। अगर दो सबशेल ऐसे आ जाते हैं या तीन सबशेल ऐसे आ जाते हैं जिनमें N+L की वैल्यू सेम आ रही है तो फिर क्या करना है? फिर N की वैल्यू देखनी है। अगर डिफरेंट सबशेल में N+L सेम आ गया तो जिसमें N ज्यादा होगा उसी की एनर्जी ज्यादा मानी जाएगी। अच्छा जी, चलो लाइक 4p 5s, 4p 5s, इसमें N+L लगाते हैं। N हो गया 4, L हो गया 1, तो N+L आ गया 5। N है यहाँ पर 5 और S के लिए L होता है 0, तो आ गया 5। तो N+L तो सेम आ रहा है, तो जिसमें N की वैल्यू ज्यादा है, जिसमें N की वैल्यू ज्यादा है उसी की एनर्जी ज्यादा है। अच्छा जी, चलिए फिर अरेंज in the increasing order of their energy, in the increasing order of their energy। चलिए 5s है, 4p है, 3d है, 4f है, 5g है और 5d भी है। चलो टू पढ़ो।
n आ गया है 5 और l आ गया 0, तो n प्लस l हो गया 5। n आ गया 4 और l आ गया 1, तो n प्लस l हो गया 5। n है 3, l है 2, सम आ गया 5। n 4 l 3, सम आ गया 7। n 5 l s p d f g, यानी कि g आ गया 4, तो सम आ गया 9। n 5 l 2, तो सम आ गया 7। सो देखो, जिसमें n प्लस l की वैल्यू सबसे कम होगी, इन तीनों में सेम है, लेकिन सेम तो है, लेकिन इट डजंट मीन कि दे हैव द सेम एनर्जी। जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम लेंगे 3D को, उसके बाद आ जाती है बात 4p की, 4p के बाद हम बात करेंगे 5s की। एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब इन दोनों की एनर्जी सेम लेकिन नहीं है, जिसमें n कम होगा उसकी एनर्जी कम। 4s 5d और 5g। देखो 5g हमारे इंडिया में भी आगे चल रहा है और हमारे क्वेश्चन में भी आगे चल रहा है 5g। तो दिस इज द रूल called n plus l rule, called Bohr-Buddy rule, on the basis of which we can compare the energy of two different subshells। चलिए निपटा डाला इसको। और क्या बताता है, ये बताता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल। कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी सबशेल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई इज द l इंटू एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन 1s में या 2s में या 3s में या 4s में, कहीं पर भी है, किसी भी s सबशेल में है, तो s के लिए l इज ऑलवेज 0, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 0। l की वैल्यू 0 पुट करते सब कुछ 0 आ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है 2p में, 3p में या 4p में, तो l कितना होगा, p के लिए l इज ऑलवेज 1। तो अगर L1 आ गया तो एंगुलर मोमेंटम होगा √2 h अपॉन 2 पाई, और इस h अपॉन 2 पाई के लिए एक नया सिंबल आ जाता है h, तीर। जैसे बच्चे नहीं होते दिल बना के उसमें तीर लगा देते हैं, तो h बना के खचाक ऐसे कर दीजिएगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है 3D में या 4D में या 5D में, तो d के लिए l होता है 2, तो एंगुलर मोमेंटम होगा 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी √6 h अपॉन 2 पाई, अर्थात √6 h5। और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है 4f में या 5f में या 6f में, तो l होगा 3 और ये होगा √12 h अपॉन 2 पाई, तो 4 3 यानी 2√3 h अपॉन 2 पाई। मीन्स हम एंगुलर मोमेंटम भी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी हम एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, अगर वो किसी भी XYZ सब शेल में रिवॉल्व कर रहा है। किसकी बदौलत, ये हम कर सकते हैं L की बदौलत, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बदौलत कर सकते हैं। अच्छा, और क्या बताता है, और बताता है ये शेप ऑफ सबशेल, शेप ऑफ सबशेल। देखो जैसे L इक्वल टू 0, 1, 2 और 3, जैसे L इज इक्वल टू 0 को हम S P D F मानते हैं। S बोले तो स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल ऐसे। P का मतलब होता है डंबल, डंबल मतलब ऐसे। D बोले तो डबल डंबल, डबल डंबल बोले तो कैसे, ऐसे। और ये जो शेप होते हैं ना एफ की या जी की, ये डिफाइंड नहीं है, बहुत ही ज्यादा हाईली डिफ्यूज्ड शेप होती है, हाईली डिफ्यूज्ड शेप, प्रॉपरली डिफाइंड शेप नहीं होती। तो जो शेप आप देख रहे हैं अभी यहां पर सब शेल की, आप आगे पाएंगे कि वही शेप उनके ऑर्बिटल्स की भी होगी, स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल और डिफ्यूज, हाईली डिफ्यूज शेप। तो देखो हमने
क्या क्या आखिर बताया? हमने ये बताया कि यार पहले शेल में एक सब शेल था जिसका नाम 2s 2p। थर्ड शेल में तीन सब शेल हो गए 3s 3p 3d। चौथे शेल में 4s 4p 4d 4f हो गए। फिफ्थ शेल में 5s 5p 5d 5f 5g हो गए। मींस जितने नंबर का वो शेल होगा उसमें उतने ही, जितने नंबर का शेल होगा उसमें उतने ही सब शेल्स होंगे। इसको एक काम करते हैं, पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तभी जीवन में रंग भरे जाएंगे। देखो जैसे ये है पहला शेल, तो इसको हम मान लेते हैं 1s। ये है सेकंड शेल, तो सेकंड शेल में दो सब एनर्जी लेवल होते हैं। अगर एक हमारा है 2s तो एक हो जाएगा हमारा 2p। लेकिन 2s और 2p के बीच में गैप बहुत ज्यादा नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं थर्ड शेल ले लेता हूं, ये मेरे लिए थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल में तीन सब शेल थे 3s 3p 3d। ये मेरे लिए अगर हो गया, सपोज दिस इज 3s, तो ये मेरे लिए हो जाएगा 3p और ये मेरे लिए हो जाएगा 3d। तो देखो 3s 3p और 3d एनर्जी गैप बहुत कम कम होता है, बहुत कम कम। लेकिन अभी मैंने आपको बोहरबरी रूल बताया, बोहरबरी रूल बताया, और उसमें अगर n प्लस एल की वैल्यू दो सबशेल के लिए सेम भी आ जाती है तो जिसमें n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप एक बात सोचिएगा, अगर मैं 3d और 4s, अगर मैं 3d और 4s की बात करता हूं तो देखो यहां पर n हो गया 3 और l हो गया 2, सम आ गया 5, तो 4 प्लस 0 4 आ गया। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि भाई ये चौथे शेल में है, तो जो जितने ऊपर का शेल है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर क्या होता है, चौथे शेल में थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। इसको मैं थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं अगर, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ब्लू कलर का, ये 4s है। 4s यानी चौथा शेल, तो 4s फिर 4p 4d 4f 4p 4d 4f। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चौथे शेल का सबशेल है लेकिन उसकी एनर्जी तीसरे शेल के किसी सबशेल से कम हो सकती है। इसलिए एनर्जी केवल शेल नहीं बताता, सबशेल भी बताता है। तो n प्लस एल रूल दोनों ने मिलाकर हमें एनर्जी लेवल डिसाइड करने को कहा और हमने कर डाले। देखो बोर बेचारा बहुत सीधा था, उसने सीधा सीधा सपाट कहा कि भाई जितने नंबर का शेल उसमें उतने ही सब शेल, इलेक्ट्रॉन शेल से नीचे आता रहेगा, एनर्जी रिलीज करता रहेगा। लेकिन बाद में पता चला शेल के अंदर तो अलग अलग सब शेल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सब शेल टू सब शेल अगर हो जाता है तो फिर तो जो स्पेक्ट्रल लाइन बढ़ रही थी वो तो ज्यादा हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड फाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन बोर में यहाँ पर फेल हो गया था, या बोर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देखिए ये होता है हमारा पहला शेल और इसमें एक ही सब शेल है 1s। ये हमारा दूसरा शेल है, इसमें 2s और 2p। थर्ड शेल में, ओ नो 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 नो, थर्ड शेल में हमारे तीन सब शेल आ जाते हैं 3s 3p 3d। और चौथे शेल में हमारे चार सब शेल आ जाते हैं 4s 4p 4d 4f। पांचवें शेल में हमारे पांच सब शेल आ जाते हैं 5s 5p 5d 5f और 5g। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एनर्जी का एटम के अंदर। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है शेल वाला, ये तो बोर अंकल ने बताया। लेकिन शेल के अंदर भी अलग अलग एनर्जी लेवल हैं जिन्हें सब एनर्जी लेवल कहते हैं। ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करके हमें बताती है, और जो क्वांटम नंबर है वो इसको बहुत ही क्लियरली तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो अब हम तीसरे नंबर पर बढ़ते हैं, और वो तीसरा नंबर है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखो इसको ऐसे समझते हैं, ये सबसे पहले वाले ने बताया शेल, ठीक है, इसके बाद दूसरे ने बता दिया सब शेल, फिर तीसरे ने एल एम और एम ये बताता है, यानी कि मैग्नेटिक बेसिकली ये बताता है ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करता है कि एक शेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, एक शेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल तक हो सकते हैं, वो सब कुछ
सब शेल के ऊपर भी डिपेंड करेगा और शेल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से कहीं ना कहीं एक लूप ऑफ करंट बनता है। कहीं ना कहीं जहां करंट होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करती है। तो जब इलेक्ट्रॉन को स्पिन कर रहा है, खासतौर से स्पिनिंग से वैसे एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बोथ मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद ईच अदर, और इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एक डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट करता है। इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी ना किसी डायरेक्शन में ओरिएंट करता है। तो कितने टाइप के ओरिएंटेशन हो सकते हैं, यानी कितने टाइप में इलेक्ट्रॉन ओरिएंट हो सकता है किसी एक सबशेल के अंदर, दैट इज डिसाइडेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कितने होंगे ये हमें बताएगा कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखो सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। पहले आया शेल, शेल के अंदर आ गया सबशेल, अब सबशेल के अंदर कौन आने जा रहे हैं? ऑर्बिटल। जैसे एल की वैल्यू फिक्स थी और वो डिपेंड करती थी एन पर, तो एम की वैल्यू एल पर डिपेंड करेगी। मतलब एल की वैल्यू जैसे एन पर डिपेंड करती थी, तो एम की वैल्यू एल पर डिपेंड करेगी। कैसे? एम की वैल्यू होगी -L से लेकर +L तक इंक्लूडिंग 0। नहीं समझ में आया? अब आएगा। अगर L 0 है तो M 0, अगर L है 1 तो M की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है -1 से +1 तक, -1 से लेकर +1 तक। ये हो गया -1 से +1। इफ L इक्वल टू 2 तो M की वैल्यू क्या हो सकती है? -2 से -2 से +2, -2 -1 0 +1 +2। अगर L है 3 तो M की वैल्यूज -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। मींस ये है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कितने हैं किसी एक सबशेल में? किसी एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? आप अगर गौर से देखें, जो वैल्यू L की है उसके डबल से एक ज्यादा, जैसे L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 मींस P सबशेल। तो P सबशेल में आप देख सकते हैं, आपको ये एक सबशेल है तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल आ गए, -1 0 +1। L इक्वल टू 2 का मतलब D सबशेल। तो D सबशेल के अंदर आप देख सकते हैं कितने ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं? देयर आर 5 ऑर्बिटल, -2 -1 0 +1 +2, 5 ऑर्बिटल आ गए। L इक्वल टू 3 मींस F सबशेल। तो F सबशेल में कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे? 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 ऑर्बिटल्स आ गए। मींस, और L इक्वल टू 0 का मतलब होता है S, तो उसमें एक ही सबशेल होगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, यानी तुम ही शेल हो, तुम ही सबशेल हो, तुम ही ऑर्बिटल हो। जो S सबशेल है वही एक ऑर्बिटल की तरह काम भी कर रहा है। तो L इक्वल टू 0 मींस S सबशेल, लेकिन L अगर 1 है तो उसमें 3 ऑर्बिटल आएंगे, -1 0 +1। L अगर 2 है तो उसमें 5 ऑर्बिटल आ रहे हैं, इसके डबल से एक ज्यादा। इसमें कितने आ गए? इसके डबल से एक ज्यादा, डबल हो गया 6 और एक ज्यादा 7। तो M की यानी कि एक सबशेल में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो L पर डिपेंड करेगा, उसके डबल से एक ज्यादा। जी हां, डबल से एक ज्यादा, राइट। तो बहुत इजी है, इसमें कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। देखो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ सबशेल्स, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन फिफ्थ, चलो शेल ही कर ले, फिफ्थ शेल। इसका मतलब है 5वां शेल हो गया। तो उसमें सबशेल कौन कौन से होंगे? 0 1 2 3 4, क्योंकि n-1 तक जाता है। अगर L है 0 तो M 0, L अगर 1 है तो M -1 0 +1, L अगर 2 है तो -2 -1 0 +1 +2, और 3 है तो M की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3।
-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और +4। देखो किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो खुद उस सबशेल के साइज पर भी डिपेंड करता है। जितना बड़ा प्लॉट होगा उसमें उतने ज्यादा मकान बनेंगे, जितनी बड़ी गली होगी उसमें उतने ज्यादा मकान होंगे। तो यहां पर L0 का मतलब होता है S सबशेल, एक ऑर्बिटल। L = 1 मतलब P सबशेल, 3 ऑर्बिटल। L = 2 मतलब D सबशेल, D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स आ गए। L = 3 मींस F में कितने आ जाएंगे, डबल से एक ज्यादा, यानी कि 7, 1 2 3 4 5 6 7। G में कितने आ जाएंगे, आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए, इसके डबल से एक ज्यादा, यानी कि 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल्स आ गए। ठीक है, चलो। तो अब उसने पूछा था कि फिफ्थ शेल में कितने ऑर्बिटल है। भाई यहां से एक ऑर्बिटल आया है, फिर यहां से 3 आ गए, फिर यहां से 5 आ गए, फिर यहां से 7 आ गए और फिर 9 आ गए। इन सबको प्लस कर लीजिए, कहीं ना कहीं उनका सम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 25 आ जाएगा। यानी कि अगर शेल है फिफ्थ तो उसमें सबशेल भी कितने हुए, उसमें सबशेल भी 5 हैं, 5s 5p 5d 5f 5g, और इसका स्क्वायर कर दूं तो ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, आप आगे पढ़ेंगे कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 25 ऑर्बिटल में 50 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अगर शेल है n तो सब शेल है n, तो ऑर्बिटल होंगे n², तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2n²। यही बात तो बोर ने बताई थी कि किसी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बोर वाज हाईली एक्यूरेट। देखो अब जैसे L = 1 है जिसको हम P सबशेल कहते हैं, तो L में M में -1 0 +1 तीन तरह के ऑर्बिटल हो सकते हैं। देखो इनमें एक को हम कहते हैं, मतलब -1 0 +1, एक को हम कह देते हैं X, एक को Y, एक को Z कह देते हैं, यानी PX PY PZ हो गया। ठीक है, इसी तरह L अगर 2 है तो M की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 तक जाती है। तो ऑर्बिटल कौन कौन से हो गए आप खुद ही देख सकते हैं भाई, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है ना। यहां पर अगर मैं बात करूं YZ ZX, ये हो जाता है DZ2 XY, तो ये आ जाता है X2 Y2। ठीक है, DZ2 के लिए हम 0 वैल्यू फिक्स कर रखी है हमने, YZ ZX XY X2 Y2 के लिए +2 हमने की हुई है। मींस कि जो D सबशेल है ना उसके अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। D सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, XY YZ ZX X2 Y2 एंड Z2। इसी तरह P सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, PX PY एंड PZ। लेकिन अगर आप कहें सर F में भी बता पाओगे क्या, तो F में या G में फिर तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, बहुत ही ज्यादा हाईली डिफ्यूज्ड शेप होने की वजह से कोई पर्टिकुलर शेप नहीं। ठीक है ना। तो जैसे बोहर से जब पूछा गया कि भाई जीमन इफेक्ट बताइए क्या होता है, तो बोहर ने कहा सॉरी सर नहीं पता। स्टार्क इफेक्ट बताइए, तो मना कर दिया। देखो जीमन इफेक्ट ये था कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते थे तो जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो स्प्लिट हो जाती थी। तो बोर के पास कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, बोर ने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वो शेल टू शेल होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बोर ने क्या कहा, इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा है तो उसने कहा एक ट्रांजिशन होगा, इट इज कंसिडर्ड एज वन ट्रांजिशन एंड फॉर ईच ट्रांजिशन देयर इज अ करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आएगा तो यहां पर एक वेवलेंथ रिलीज हो रही है, एक एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी तरह बोर ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन
मान लो थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आता है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में आता है, तो यहां पर भी एक ट्रांजिशन हो रहा है और एक ट्रांजिशन के लिए एक ही कलरफुल वेवलेंथ होगी। लेकिन ये तो वर्जन था बोर का। अब बोर के बाद एक नया वर्जन आता है सोमरफील्ड का। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बोर जी थोड़ी भी हमारी भी सुन लो। देखो सेकंड शेल के अंदर क्योंकि दो सब शेल्स होते हैं, एक का नाम है 2s और एक का नाम है 2p। इलेक्ट्रॉन 2s से 1s में भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन 2p से भी 1s में आ सकता है। तो जहां बोर ने एक ट्रांजिशन की बात की, सोमरफील्ड ने वही दो ट्रांजिशन की बात कर डाली। लेकिन इन दोनों के अंदर जो एनर्जी गैप था ना वो बहुत कम था, और कम एनर्जी गैप की वजह से ही बोर उस चीज को पकड़ नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, हम यहां पे बोर को माफी देंगे, ठीक है, हम यहां पे बोर को माफी देते हैं। अब हम बात करते हैं कि चलो थर्ड से अगर फर्स्ट में आता तो क्या होता। तो देखो पहले शेल में तो एक ही सब शेल होता है, लेकिन तीसरे शेल में 3s है, 3p है और 3d है। 3s 3p और 3d। इलेक्ट्रॉन 3s से 1s में या 3p से 1s में या 3d से 1s में कहां आ रहा है। बोर ने तो कहा एक एनर्जी लेवल है, लेकिन यहां तो तीन तीन लाइनें निकल रही हैं, तीन तीन स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही हैं। यानी जो फाइन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट था ना, बोर ने वो नहीं दिया। बोर ने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो एक्सप्लेन कर दिया था, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। क्योंकि स्पेक्ट्रम जो बोर ने बताया था वो तो शेल टू शेल बताया, लेकिन एक्चुअल में जो होता था वो सब शेल टू सब शेल होता था, और सब शेल का कॉन्सेप्ट बोर को पता नहीं था, तो हमने उसको अभेदान दे दिया, छोड़ दिया। तो यहां पर तीन स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही हैं। लेकिन अगर इसी को हम थर्ड से सेकंड में लाएं तो बाबा जी बवाल हो जाएगा, बवाल। कैसे, देखो सेकंड शेल में दो सब शेल 2s 2p, और थर्ड शेल में 3s 3p 3s 3p 3d। अब इलेक्ट्रॉन देखो हो सकता है 3s से यहां पर आए, या 3d से 3p से आए, या 3d से आए। तीन ट्रांजिशन ये हो गए। इसी तरह इलेक्ट्रॉन हो सकता है 3s से 2p में आ रहा हो, या 3p से 2p में आ रहा हो, या 3d से 2p में आ रहा हो। तो 6 ट्रांजिशन हो गए। मतलब जहां पर बोर ने एक ट्रांजिशन की बात की, बोर ने तो कहा वो इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे में आ रहा है बस। लेकिन सोमरफील्ड ने कहा ना ना भाई साहब ना, ऐसा ना है, ये आपके जमाने में होता था, हमारे जमाने में नहीं होता। क्योंकि एक शेल के अंदर अलग अलग सबशेल्स होते हैं, और सबशेल टू सबशेल जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बढ़ जाती हैं, और वो इस तरह से बढ़ती है, लेकिन उनमें एनर्जी गैप बहुत कम था। ठीक है, सो कुल मिलाकर किसी शेल में कितने सबशेल और किसी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, ये सारी की सारी रामायण हमें क्वांटम नंबर ने तो बता दी। चलो हम एक काम करते हैं, पूरा का पूरा चार्ट बना लेते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मुझे सिक्स्थ शेल के लिए बात करनी, तो मुझे बताओ सिक्स्थ शेल के अंदर कौन कौन से सबशेल्स होंगे, कितने सबशेल होंगे और कितने ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये तो हुआ शेल। अब बात कर लेते हैं सबशेल की। सबशेल का ठेका किसने लिया होता है, एल ने। अगर एन है 6 तो एल होगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हम कहेंगे 6s 6p 6d 6f 6g, और ये हो गया हमारा 6h। तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे, देखो ऑर्बिटल होता है m, और L0 तो m0, ठीक है ना, L0 तो m0, L1 है तो m की वैल्यू -1 0 +1, यानी कि 3 ऑर्बिटल आ गए। L अगर 2 है तो m की वैल्यू -2 -1 0 +1 +2, यानी कि 5 ऑर्बिटल आ गए। यहां पर L अगर 3 था तो m -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 ऑर्बिटल आ गए। यहां पर -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, +4 अच्छा नहीं लिखा गया, 9 ऑर्बिटल आ गए। -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5, यानी कि 11 ऑर्बिटल आ गए। अगर मैं इन सबको प्लस करूं, देखो अब ये बात हुई थी सिक्स्थ शेल की,
तो उसमें सब शेल कितने आ गए, सब शेल उसमें आ गए 6 सब शेल आ गए, 6s 6p 6d 6f 6s 6g 6h। और ऑर्बिटल्स कितने आ गए, इसका स्क्वायर कर दो सीधा सीधा, 6 का स्क्वायर 36। और इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n स्क्वायर, यानी कि 2 × 6 स्क्वायर, तो 72 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे सिक्स्थ शेल में। अगर इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड, अगर वो पूरी तरह से भर गया है, तब उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन समा जाएंगे। उम्मीद की जाती है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। एन, एल और एम, एन शेल, फिर सब शेल, फिर ऑर्बिटल। अब जो आता है लास्ट, वो है हमारा, लास्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन ये जो क्वांटम नंबर है ना स्पिन, ये स्क्रॉडिंजर वेव मैकेनिकल मॉडल से नहीं आया है, ये बाद में अलग से ऐड किया गया है। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, तो जो मैं स्टेटमेंट आपको पहले दे रहा था कि ये जो क्वांटम नंबर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का एक बायोडेटा तैयार कर देते हैं, उसका एक आधार कार्ड तैयार कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी कि किसी एटम के अंदर अगर 50 इलेक्ट्रॉन है, तो उन 50 इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी होगी। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे धरती पर कोई भी दो बंदे एक जैसे नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं सर ट्विंस हो जाते हैं, अरे तो आंखों का रेटिना तो डिफरेंट होगा ना, फिंगरप्रिंट तो डिफरेंट होंगे ना, उनका आधार कार्ड तो डिफरेंट होगा ना। आधार कार्ड में भी अगर 12 डिजिट होती हैं, तो 11 डिजिट सेम हो सकती हैं, तो एक 12वीं डिजिट तो अलग होगी, वंस प्लेस तो अलग होगा अगर 11 प्लेसेस सेम है तो स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड तो घूम ही रहा है, लेकिन वो अपनी एक्सिस पर भी स्पिन करता है, और उसके इसी स्पिन से एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन अपनी जब एक्सिस पे रोटेट करता है, तो वो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है। या तो वो स्पिन क्लॉकवाइज करेगा, या स्पिन वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, तो एक स्पिन को हम कहते हैं प्लस हाफ, और एक स्पिन को हम कहते हैं माइनस हाफ। अब प्लस हाफ या माइनस हाफ, किसी के लिए भी आप कोई भी एरो कर सकते हैं। इट इज नॉट परफेक्टली डिजाइन कि यार प्लस हाफ के लिए अपर एरो है या माइनस हाफ के लिए लोअर एरो है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी किसी बुक में हाफ एरो भी दिया होता है, किसी किसी में इस तरह से लोअर हाफ एरो दिया होता है, बट जनरली एनसीईआरटी में क्योंकि अपर हाफ एरो चलता है, तो अपर हाफ एरो ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जब स्पिन कर रहा है, तो एक मैग्नेटिज्म आ गया। अगर मान लीजिए एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में स्पिन करेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज 0 ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, क्योंकि एक का मैग्नेटिज्म जिस डायरेक्शन में होगा, दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में कट कुटा के शून्य है। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे आयरन है, फेरस है, फेरिक है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, निकल है, all these ions have different number of unpaired electrons. So because of unpaired electron they have a perfect magnetism, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट is always due to unpaired electrons. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक मैग्नेटिज्म होता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप कहते हैं पैरामैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपने शायद नहीं पढ़ा, आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ेंगे, n × n+2 bm इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, बोर मैग्नेटॉन। लेकिन हमें बात करनी है स्पिन की, कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन अगर हैं, तो उनका स्पिन अपोजिट होगा, एक का प्लस हाफ तो दूसरे का माइनस हाफ होगा। तो जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, दैट इज √s × s+1 h/2π। s का मतलब होता है स्पिन, s का मतलब है स्पिन कितना है इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मान लो कैलकुलेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, कैलकुलेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इन नाइट्रोजन। तो अभी क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा है, बट मैं उसको थोड़ा सा यूज करूंगा, क्योंकि उसकी यहां पर एक एप्लीकेशन आ गई है। इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो स्पिन आता है वो +½ आता है, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो 3/2 होगा। तो यहां पर जो टोटल स्पिन नाइट्रोजन में आ रहा है वो 3/2 आ रहा है, क्योंकि इट हैज 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारा अंडर रूट में कितना था, s इंटू एस प्लस 1 h/2 h/2। अब मैं यहाँ s की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये 3/2 + 1 h/2 तो ये हो जाएगा, कितना होगा, अब आप कर लीजिए इसको, 5/2, तो 3/2 इंटू 5/2 h/2 तो 15√15/2 h/2। इस तरह से एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। हे भगवान, तो इस तरह से जाकर ये क्वांटम नंबर फिलहाल हमने निपटा डाले। तो क्वांटम नंबर जब हमारे खत्म हो जाते हैं, तो क्वांटम नंबर के बाद अब अगली जर्नी हमारी शुरू होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो तब तक के लिए आप इस टॉपिक को जरा ढंग से पढ़िए। मैंने थोड़ा स्पीड से पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है मेरी स्पीड आपको ज्यादा लगे। वीडियो को पॉज करके या उसको 2 बार सुन के आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा होता है तो उस पर बहुत बड़ी वीडियो बनाना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि बच्चे बड़ी वीडियो देखना जनरली पसंद नहीं करते। इसलिए कोशिश की जाती है बड़े टॉपिक को थोड़े कम टाइम में वाइंड अप करने की, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक छूट ना जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो टिल देन प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए और हर बार की तरह वही मेरी पंचलाइन, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।